न्यायालय में पत्नी खड़ी है और उसके द्वारा कहा जा रहा है कि पति ने लॉकडाउन अवधि में कोई भी भरण पोषण की राशि नहीं दी, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया। अब या तो पति भरण पोषण की राशि दे या पति को जेल में भेजा जाए। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। पति को चारों तरफ से घेर लिया गया और पति परेशान है कि अब वह क्या करे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूँ विधि निर्णय अवलोकन की आज की कड़ी में। न्यायालय खुल गए हैं, जहाँ पर न्यायालय नहीं खुले, जिन प्रदेशों में, जिन जिलों में नहीं खुले, वहाँ भी शीघ्र खुल जाएंगे। और न्यायालय खुलने के पश्चात जो सबसे बड़ी समस्या आनी है उन पतियों के ऊपर आनी है कि जिनको जो बेरोजगार हो गए हैं, बारोजगार से बेरोजगार हो गए हैं, जिनके लिए माननीय न्यायालय द्वारा भरण पोषण का एक आदेश किया गया है, उस आदेश का अनुपालन वह नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास अब रोजगार का साधन नहीं है और कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनका जो चला हुआ रोजगार था वह समाप्त हो चुका है। इस पर दो व्यू हैं। एक तो वह पति हैं कि जो सरकारी नौकरी में थे या ऐसे जगह पे थे जहाँ पर उनको रोजगार की हानि नहीं हुई, किसी भी प्रकार के आमदनी की, आय की हानि नहीं हुई। दूसरे वह है जो लॉकडाउन अवधि के दौरान बेरोजगार हो गए। अब जो जिनको हानि नहीं हुई, जो सरकारी कर्मचारी हैं या जिनका रोजगार चलता रहा, जिनको आमदनी होती रही, उन्हें अपनी पत्नी को भरण पोषण की राशि देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? पत्नी है, बच्चे, दी जानी चाहिए। लेकिन जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनकी परिस्थितियां बदल गई हैं, वह क्या करें? आज की इस वीडियो में हम इस बिंदु पर ही विचार करेंगे कि न्यायालय खुलते ही उन पतियों को क्या करना चाहिए। भरण पोषण मुख्यतः या तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत जारी किया जा रहा है या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दिया जा रहा है या फिर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 एवं धारा 24 के अंतर्गत दिया जा रहा है और हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत भी भरण पोषण दिया जा रहा है। लेकिन मुख्यतः जो दिया जा रहा है, जो ज़्यादातर प्रार्थना पत्र है वो 125 CRPC के और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के ही है। तो आइए देखते हैं कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में जो प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, जिस पे आदेश किए गए हैं, उनमें क्या किया जा सकता है और जो प्रार्थना पत्र लंबित भी हैं उनमें भी। सर्वप्रथम न्यायालय खुलते ही उन पतियों को जिनके भरण पोषण के अंतरिम प्रार्थना पत्र का या तो निस्तारण हो चुका है या निस्तारण होना है, एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिया जाना चाहिए और माननीय न्यायालय को अवगत कराया जाना चाहिए कि मेरी ये परिस्थितियां बदल गई हैं। मैं जो भरण पोषण की राशि का आदेश हुआ था, वो जिन परिस्थितियों में आदेश हुआ था वह परिस्थितियां बदल गई हैं, मैं उनको नहीं दे सकता। अब प्रश्न उठता है कि घरेलू हिंसा में अगर आप प्रार्थना पत्र देंगे, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से DV एक्ट कहते हैं, DV एक्ट के जो प्रार्थना पत्र में आप जो मुकदमे में जो आप प्रार्थना पत्र देंगे तो क्या प्रोसीजर है, किस प्रोसीजर में देंगे? धारा 25। अब क्या कहती है धारा 25? आइए एक बार हम देखते हैं कि धारा 25 क्या कहती है। धारा 25 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, धारा 25 आदेश की अवधि और उसमें परिवर्तन। इसका खंड 1 कहता है धारा 18 के अधीन किया गया संरक्षण आदेश तब तक प्रवर्त होगा जब तक पीड़ित व्यक्ति मोचन के लिए आवेदन करता है। और जो खंड 2 है जिसमें आपका प्रार्थना पत्र न्यायालय में जाना है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? यदि दंडाधिकारी का पीड़ित व्यक्ति या प्रत्यर्थी से किसी आवेदन की प्राप्ति पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश में परिवर्तन, फेरफार या प्रतिसरण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपेक्षित है, तो वह लेखबद्ध किए जाने के कारणों से ऐसा आदेश जो वह समुचित समझे पारित कर सकेगा। यदि दंडाधिकारी का यह
समाधान हो जाता है, दंडाधिकारी का समाधान हो जाता है पीड़ित व्यक्ति की या प्रत्यर्थी के आवेदन पर पीड़ित पर जो पीड़ित व्यक्ति है वह भी कह सकता है कि मान न्यायालय में परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया है, या फिर वह व्यक्ति भी कह सकता है कि परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया है और इन परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण इस आदेश को परिवर्तित किया जाए। आपको क्या कहना है, मैं बेरोजगार हो गया हूँ, मेरा एक साधन था ये मेरे आय का साधन था या जिस पे भी मेरे को ये आदेश किया गया था, और यदि माननीय न्यायालय को आप समाधान कर देते हैं, देखिए ये मान के चलिए न्यायालय भी सब देख ही रहे हैं कि जो हो रहा है परिस्थितियाँ पूरे विश्व के सामने है, तो आपको न्यायालय में प्रार्थना पत्र देना चाहिए। अब न्यायालय उस पर क्या आदेश करे वो न्यायालय का कार्य है, लेकिन आपको अपनी एक बोनाफाइड प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में इसका देना चाहिए। धारा 25 घरेलू हिंसा का से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। अब दूसरा यहाँ पे आता है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25। धारा 25 क्या कहती है, इस धारा 25 को देख लेते हैं। धारा 25 कहती है स्थायी निर्वाह व्यय और भरण पोषण। इसका खंड एक में यह बताया गया कि किस तरीके से जो माननीय न्यायालय है जब वह विवाह विच्छेद की डिक्री देगा तो एक ऐसी मासिक कालावधि राशि भी का आदेश माननीय न्यायालय दे सकता है, जो मासिक कालावधि का आदेश भी माननीय न्यायालय दे सकता है। और जो खंड 2 है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उपधारा 1 के अधीन अपने द्वारा दिए गए आदेश के पश्चात किसी समय पक्षकारों में से किसी की परिस्थितियों में तब्दीली हो गई हो, तो वह ऐसे किसी आदेश को ऐसी रीति में जैसे कि न्यायालय न्यायसंगत समझे किसी पक्षकार की प्रेरणा पर परिवर्तित, रूप व्यतीत या विखंडित कर सकेगा। मॉडिफाई कर सकता है माननीय न्यायालय, ये इस धारा में बताया गया है। विखंडित भी कर सकता है और संशोधित भी कर सकता है, ये इस धारा में बताया। इसका एक तीसरा भाग भी, हालांकि वह इस समय तो उपयोगी नहीं है, जब पूरी इस धारा की हम चर्चा करेंगे उस पर उसका तीसरा भाग जो है कि यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उस पक्षकार ने जिसके पक्ष में कि इस धारा के अधीन आदेश दिया जा चुका है, पुनः विवाह कर लिया है, यदि ऐसा पक्षकार पत्नी है तो वह सती नहीं रही है, यदि ऐसा पक्षकार पति है तो उसने किसी स्त्री से विवाह के बाद लैंगिक संभोग किया है, तो वह दूसरे पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसे किसी आदेश को ऐसी रीति में जो न्यायालय न्यायसंगत समझे परिवर्तित, उपांतरित या विखंडित कर सकेगा। यह जो तीसरा पार्ट है इसका नहीं है, लेकिन जो इस समय उपयोगी नहीं उपयोगी है। पूरी जब धारा की ऊपर चर्चा करेंगे जिस वीडियो में, इसमें पूरी इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो तत्काल करने वाला कार्य है, तात्कालिक कार्य है, वह यदि आपका हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत आदेश हुआ है तो आपको इस 25(2) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया जाना चाहिए। अगर धारा 24 में भी कोई आपके आदेश हुआ आपके विरुद्ध, तो आपको माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देना चाहिए। आपको बहुत इसमें रूलिंग मिल जाएंगी जो बताती हैं कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण इसको चेंज किया जा सकता है। और उसके पश्चात तीसरा जो आपका प्रोविज़न आता है 125 सीआरपीसी। 125 सीआरपीसी में बहुत ज़्यादा आदेश हैं और 125 सीआरपीसी में जो आदेश यदि आपके विरुद्ध हो गया है तो भी आप माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। उसके लिए भी धारा 127 के खंड 1 में प्रोविज़न दिया गया है। क्या कहती है धारा 127? उसको हम देखते हैं। धारा 127 कहती है कि यदि धारा 127 कहती है भत्ते में परिवर्तन। धारा 125 के अधीन भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता पाने वाले या यथास्थिति अपनी पत्नी, संतान, पिता या माता को भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने के लिए उसी धारा के अधीन आदेश किसी व्यक्ति की परिस्थिति में तब्दीली साबित हो जाने पर मजिस्ट्रेट भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए यथास्थिति भत्ते में परिवर्तन कर सकता है जैसा वह ठीक समझे। तो इसमें भी माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है 127 में कि यदि परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया है और माननीय न्यायालय का ऐसा समाधान करा दिया जाता है
देखिए ओनस आपके ऊपर, आपको साबित तो आपको करना पड़ेगा परिस्थिति में परिवर्तन हुआ। जो सरकारी कर्मचारी है दिखा उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, या कोई परचून की दुकान का व्यक्ति है और वो परचून की दुकान उसकी चलती रही, उसकी दुकान बंद ही नहीं हुई, और अगर न्यायालय में पहुंच जाए तो यहाँ तो मामला गड़बड़ है। लेकिन जो जेन्युइन है उनको माननीय न्यायालय में 127(1) का प्रार्थना पत्र देना चाहिए, या आपका मान लीजिए DV एक्ट में हुआ है तो धारा 25 का प्रार्थना पत्र देना चाहिए, हिंदू मैरिज एक्ट में हुआ धारा 25 का प्रार्थना पत्र देना चाहिए, 25(2) में आपको जाना चाहिए हिंदू विवाह अधिनियम में। और जिस प्रोविजन में भी आपका हुआ आप एक प्रार्थना पत्र, जहाँ प्रोविजन नहीं है वहाँ भी प्रार्थना पत्र लगा देना चाहिए, जिससे माननीय न्यायालय को आप ये बता सके कि मेरी तो परिस्थिति में परिवर्तन हो गया, मैं नहीं दे सकता। और न्यायालय आपकी पिछली सारी आपकी देखेगी कि आप कितने बोनाफाइड रहे, और ऐसे प्रार्थना पत्र में, और यह भी आपको बताना चाहिए कि मेरा रोजगार चला गया तो मैं आगे भी नहीं दे सकता, ना तो मैं लॉकडाउन अवधि के पीरियड, मान लीजिए किसी कैसी लॉकडाउन अवधि के पीरियड का वेतन नहीं मिला, आगे उसका रोजगार पूरा हो गया तो माने उसका उस पीरियड का उसको माफ़ कर दे। लेकिन जिसका रोजगार ही चला गया, और मान्य न्यायालय भी ध्यान रखे दोनों को देखेगा, यदि आपका प्रार्थना पर आपका रोजगार चला गया लेकिन आपका दायित्व भी अपनी पत्नी और बच्चों का पालन करने का, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पे इस बिंदु पर आपको रिलीफ मिलनी चाहिए, तो रिलीफ मिलेगी, न्यायालय भी देख रहे हैं, तो आप एक प्रार्थना पत्र तुरंत मान्य न्यायालय में दे दें, और न्यायालय में प्रार्थना पत्र देने के पश्चात आपको कोई ना कोई रिलीफ मिले नहीं मिले, आपका जो कार्य है आप उसको पूर्ण रूप से करें। आज हमने इस विषय पे चर्चा करी, परिवार न्यायालय की हमारी श्रृंखला चल रही है, उसकी वीडियो भी आपके समक्ष आती रहेंगी। 138 NI एक्ट की भी हम शुरू करने चाह रहे हैं, जो परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 7 जैसे ही समाप्त इसका होगा, NI एक्ट की जो हमारे आगे चल रही है, NI एक्ट का हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा, उसके पश्चात हमने देखा कि NI एक्ट में प्रॉमिसरी नोट क्या है, और विनिमय पत्र की वीडियो हमारी आनी है। तो इन सब वीडियो को हम लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।